नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश इंस्टीट्यूट प्रेजेंट टाइम पर सीटेट जो 2024 पर एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करा रहा है। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाते हैं जो एग्ज़ाम पर आए हुए होते हैं। और ये जो आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं CDP पर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जो CDP पर जो प्रैक्टिस सेट है वो कब आया था दोस्तों? 17 जनवरी 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने CDP पर। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि उस विशिष्ट समय को कहा जाता है डैश। उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। तो इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब ये है कि बच्चा इस समय क्या करता है, बहुत तेज़ी से सीखता है। किसी भी चीज़ को सीखने की क्रिया बच्चे के अंदर एक्टिविटी बहुत तेज़ होती है, जल्दी सीख जाता है। जैसे किसी चीज़ को क्रम में रखना, गिनती पढ़ना, सीखना, तो ये सब चीज़ें एक्टिविटी बहुत स्पीड से होती है। ऊपर नीचे का कदम काउंट करना, चलना। तो और ये जो अवस्था होती है वो शिशु अवस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया। ठीक है दोस्तों, शिशु अवस्था में ज़्यादा होता है, बाल्यावस्था में फिर ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। थोड़ा किशोरावस्था तक ये एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, बट जो बाल्यावस्था में बच्चा तेज़ी से सीखता है तो इस अवधि को क्या कहते हैं? वैसे किशोरावस्था तक पूरी अवधि होती है बट वो कम हो जाती है थोड़ी सी। यहाँ पर शिशु अवस्था सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो इस अवधि को कहते क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? सेंसिटिव पीरियड। दूसरा क्या है? एक्सप्लिंक्ट पीरियड्स, मुखर अवधि और संवेदनशील अवधि। फिर क्या है? नम्यता काल। और फिर चौथा ऑप्शन क्या है? मानसिक अकर्मण्यता। तो यहाँ पर जो अवधि होती है वो सेंसिटिव पीरियड कहलाती है, संवेदनशील अवधि होती है दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कथन ए पर बोल रहा है, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। तो अब यहाँ पर इन्होंने कंपेयर की बात की है, बच्चों के विकास की बात की जा रही है। प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करना अच्छा नहीं होता है, ये निगेटिव माना गया है। ऐसा काम हमें नहीं करना। एक टीचर होकर के एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कभी कंपेयर नहीं करना, ये शुद्धता का परिणाम नहीं है। तो ये ऑप्शन जो कथन ए है ये गलत है। और हम कथन आर पर देखते हैं। कथन आर क्या कहता है? तर्क, विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। जो डेवलपमेंट होता है वो उसका क्रम समान होता है, परंतु सभी बच्चों पर यहाँ इन्होंने बोला कि सार्वभौमिक रूप से समान होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सार्वभौमिक रूप से समान नहीं होती है। किसी बच्चे पर विकास पहले आता है, कुछ बच्चों पर विकास आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आता है। किसी में इसकी ये जो विकास होता है किसी पर मंद होती है, किसी पर तीव्र होती है, बट उस क्रम सही होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है सबको समान में बोल दिया, तो तर्क आर भी गलत है। विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों, गति के बाद देखो यहाँ बोला है सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है, ऐसा नहीं है। तो हम कथन ए और तर्क आर दोनों को गलत मानेंगे। ओके दोस्तों, और यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? ए में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन ए भी गलत रहेगा। बी में क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर क्या है? व्याख्या की बात कर रहे हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन डी है, उस पर हम टिक लगाएंगे। ऑप्शन डी पर लिखा है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ए और बी दोनों गलत हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बच्चों का द्वितीय समाजीकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर कह रहा है बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण की बात कर रहा है, क्योंकि बच्चा पहले क्या सीखता है? पहले परिवार से सीखता है, माता पिता से सीखता है, और दूसरा वो प्राथमिक समाजीकरण होता है
दूसरा सामाजिकरण, जब बच्चा बाहर निकलता है, समाज के संपर्क में आता है तो समाज से बहुत सी चीज़ें सीखता है, वो द्वितीयक सामाजिकरण होता है। बच्चे का द्वितीयक सामाजिकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है ये पूछ रहा है। जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देता और समाज पर स्कूल भी आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो औपचारिक संस्थान और जो नॉर्मल समाज हो गया वो अनौपचारिक हो गया, बट जो स्कूल होता है वो भी एक समाज पर ही आ जाएगा और वो औपचारिक संस्थान है, क्योंकि वहाँ पर एक टाइम निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है। तो स्कूल और धार्मिक स्थल ये सब औपचारिक संस्थान कहलाते हैं। और जैसे किसी का मोहल्ला हो गया, पास पड़ोस हो गया, वो सब क्या होता है, इधर उधर जा रहा है बच्चा, कहीं बाहर जा रहा है, नानी के यहाँ जा रहा है, कहीं किसी फंक्शन में जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें सीखता है, तो वो सब अनौपचारिक संस्थान हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर इस अवस्था को बोलते क्या हैं, क्वेश्चन है कि इस अवस्था को क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सहसावस्था बोलते हैं, या बी सहसावस्था में बच्चा बाहर नहीं जाएगा, ये परिवार मतलब छोटा बच्चा होता है, ये घर ही पर रहता है, तो यहाँ पर जो सीखता है वो सहसावस्था पर नहीं टिक लगाएंगे। जब बच्चा सीखने योग्य सही से हो जाता है, स्कूल कब जाता है, स्कूल सहसावस्था के टाइम पर थोड़ा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड, तो यहाँ पर ये बच्चा यहाँ पर से स्कूल जाने लगता है। तो पारंपरिक बाल्यावस्था, पारंपरिक जो द्वितीयक समाजीकरण है, औपचारिक संस्थान में जाना शुरू कर देता है, वो पारंपरिक बाल्यावस्था है। ठीक, फिर तीसरा कह रहा है मिडिल माध्यमिक बाल्यावस्था, ये नहीं, और एडोलसेंस किशोरावस्था, यहाँ पर भी नहीं टिक लगाएंगे। हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे, पारंपरिक बाल्यावस्था। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। तो अमूर्त वस्तुओं को समझने में सक्षम होते हैं, तो इस पीरियड को क्या कहते हैं। जब बच्चा अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम हो जाता है। ठीक, अमूर्त का मतलब यहाँ पर बच्चे को कुछ दिखाया नहीं जाता, बस उस सब्जेक्ट के विषय में उसको डायरेक्शन दिया जाता है कि हाँ कि वो होगा कैसे, मतलब सामने कुछ नहीं, केवल बताया जा रहा है कि ऐसी ऐसी वस्तुएं होती हैं, वो अमूर्त होती हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन है संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऐसा कुछ नहीं। किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों यहाँ पर गलत है, संवेदी पेशी नहीं होगी और पूरे संक्रियात्मक नहीं होगी, तो होगा क्या, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी डी पर। सी पर कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो होती है जो सामने उसको मूर्त जैसी वस्तु, मतलब कि एक सामने एक प्रकट हुई वस्तु होती है, उसके विषय में बताई जाती है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर कोई वस्तु होती नहीं फिर भी बताई जाती है, बच्चा समझ जाता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे। ओके दोस्तों, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो 11 से 15, 16, 17 ये सब होती है, मतलब कि बाल्यावस्था के बाद का पीरियड। जो पूर्व बाल्यावस्था के लास्ट पीरियड जो होता है 11 से स्टार्ट हो जाता है, और जो बाल्यावस्था का पीरियड होता है 6 से 12 होता है। तो बाल्यावस्था के लास्ट से किशोरावस्था तक की जो पीरियड यहाँ पर बोला गया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोली गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना करता है। ठीक है, की आलोचना है, तो अब यहाँ पर आलोचना की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। जो ये ऑप्शन ए है ये सामाजिक सांस्कृतिक की बात कर रहा है, और ये जो निर्भर की बात कर रहा है, तो ऐसा कथन किनके अकॉर्डिंग है, ये लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर जीन पियाजे की बात बोली जा रही है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना कौन कर रहा है, तो ऑप्शन ए है, ये सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की बात कर रहा है। और ये ऐसा सेंटेंस हम किस पर टिक लगाए कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आलोचना कर रहा है किसकी, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। और बी क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग टिक करेंगे क्योंकि ये जो सेंटेंस है लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है। बी क्या है,
बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, ये जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे सक्रिय प्राणी। और जीन पियाजे ने क्या कहा है, बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न है। सही कह रहा है यहाँ पर जीन पियाजे ने कहा कि बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न है। और डीबी बोला है, क्या बोला है, बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी ये चीज़ें तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग होती हैं। जीन पियाजे ने ऐसा बोला है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है, पर जो आलोचना बात कर रही है ये जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है ये लेव वाइगोत्स्की ने ऐसा बोला है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो यहाँ पर क्या किया है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने दोनों ने क्या बोला है, सीखने की जो समझ होती है वो निष्क्रिय से सक्रिय, निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय मतलब बच्चा एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था, उसको इतना योग्य बना दिया कि निष्क्रिय था और उसको सक्रिय बना दिया गया है। निष्क्रिय से सक्रिय, निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो हम यहाँ पर जो ऑप्शन में टिक करेंगे वो ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं, पैसिव एंड एक्टिव, निष्क्रिय और सक्रिय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार। ठीक है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की देखो क्वेश्चन वही आ गया जो भी चर्चा हो रही थी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है, सीखने का आधार ये है, ये बच्चा यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक की बात कर, लेव वाइगोत्स्की का जो एक शब्द है ये आप याद कर लिए कि जब भी सामाजिक और सांस्कृतिक की बात करेंगे तो हम लेव वाइगोत्स्की पर ही लगाएंगे। तो यहाँ पर सोशल इंटरएक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, ये ऐसा लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। तो हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर, कौन सा स्तर होता है पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों के समय के साथ बदलाव करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, क्रम नियंत्रण, ये भी गलत है। ये क्रम नियंत्रण, हाँ, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, ये सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक का जो विकास होता है किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं और समाज को अपने नियमों के समय के साथ बदलाव करने की ज़रूरत होती है। तो इस स्टेप पर हम लोग क्या करेंगे, क्रम नियंत्रण अभिविन्यास। ओके दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, बुद्धि का प्रकार भाषिक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना लेखपाल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रॉन्ग है क्योंकि इन्होंने कहा बुद्धि का प्रकार भाषिक की बात कर रही है। और दूसरा क्या है, बुद्धि का प्रकार स्थानिक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना वास्तुकार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है दोस्तों। जो हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो बात है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, बुद्धि का प्रकार स्थानिक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना वास्तुकार, तो ये सही है। बट ये जब एग्जाम पर आया था तो सीबीएसई बोर्ड ने सभी बच्चों को समान अंक दिए। उसने बोला कि ए बी सी डी पर जिसने भी जो टिक किया है
वो सबको बराबर अंक दिए गए थे। बट यहाँ पर जो आंसर सही की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो सही है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यहाँ पर जैसे लिखा है कि इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा, लेकिन सीबीएसई ने इस प्रश्न में सबको समान अंक दिए। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 कर रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक, जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षक में क्या है, निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं, गलत। तो यहाँ पर केवल डायरेक्शन देना ही नहीं होता है और अंधवत अनुसरण करते हैं, लर्निंग फॉलो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। दूसरा क्या है, बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है, बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी जा रहा है वो सही जा रहा है कि बच्चों को हो गया और सीखने की जो प्रक्रिया हो गई वो सामाजिक रचनावादी रूप से देखते हैं। तो किस वादी से, सामाजिक रचनावादी रूप से देखते हैं, तो हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे। तीसरा क्या है, एक कठोर व मानकीकृत पाठ्यचर्या, यहाँ पर एक कठोर की बात कर रहा है और एक स्टैंडर्ड कैरिकुलम की बात कर रहा है, मानकीकृत पाठ्यचर्या रहता है, तो ये भी गलत है। चौथा क्यों गलत है, आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणियों में बांटने के लिए करता है, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे। ओके दोस्तों, तो बी जो है सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर जो 11 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वो कैसा होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो 2020 पर जो रिकॉर्ड बनेगा, बच्चों का जो रिजल्ट बनता है, वो विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड का जो है अभिभावकों को दिया जाएगा। तो उसके अंदर क्या है वहाँ पर, तो मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा, नहीं, मानक संदर्भित नहीं होगा। तीसरा क्या है, मापदंड संदर्भित, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना कंपेयर के अकॉर्डिंग नहीं होगा। चौथा क्या कह रहा है, विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। विद्यार्थी की प्रगति मतलब बच्चे ने कितना डेवलप किया है, उसके अकॉर्डिंग वह विशिष्टता, बच्चे की विशेषता क्या है, किस किस क्षेत्र में वो एक्टिव है, कहाँ पर उसका ध्यान जा रहा है। तो विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करें। अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। इसके अकॉर्डिंग 2020 का रिपोर्ट कार्ड इस अकॉर्डिंग अभिभावकों को दिया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन में जो 12 कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित छात्र हैं उनकी अवधारणा को सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षा नीति जो 2020 है प्रस्तावित कर रहा है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसा हो। पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र जो हैं वो संलग्न और संदर्भित हो। कैसे हो दोस्तों, संलग्न और संदर्भित हो। तो हम ऑप्शन नंबर सी पर मारेंगे, ठीक, संलग्न और संदर्भित। पहला क्या है, परीक्षाओं पर केंद्र, यहाँ पर केवल एग्जाम को टारगेट लेकर नहीं चलना है कि केवल बस परीक्षा को ही केंद्र मान लिया जाए। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित, केवल पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित नहीं होना है, बाहरी ज्ञान भी देना है, बच्चों को इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाना है, आनंद के साथ पढ़ाना है। और सी नंबर संलग्न और संदर्भिता, ये हो गया सही है। और डी क्यों नहीं होगा, यहाँ पर मानकीकृत फिर आ गया, वो एक स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं एक, और एक रूपी, यहाँ पर यूनिफॉर्म की बात हो रही है कि एक रूपी एक ही डायरेक्शन पर, ऐसा नहीं है। बच्चे को सभी डायरेक्शन जिस अकॉर्डिंग बच्चा सीखे वो उसको हमें सिखाना है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर जो 13 कह रहा है, क्या कह रहा है, लिंग है सेक्स इज डैश वाइल जेंडर इज। तो लिंग डैश है जबकि जेंडर डैश। तो यहाँ पर जो है एक लिंग का डिवाइन कौन करता है, ये एक जैविक क्रिया है, बायोलॉजिकल है। कैसे दोस्तों, बायोलॉजिकल है। और जबकि जेंडर जो हम लोग मेल और फीमेल होते हैं, ये समाज ने
अपने थॉट पर दिया है कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो यहाँ पर जेंडर एक सामाजिक संरचना है, समाज ने इसको डिवाइड किया है दोस्तों। ठीक, तो ये जेंडर की जो बात होती है यहाँ पर, ये काम जो है डिवाइड करने का काम ये सामाजिक संरचना है, बट ये लिंग का डिवाइड करना ये बायोलॉजिकल और जैविक क्रिया है। तो हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, 14 पर क्या कह रहा है? 14 पर कह रहा है बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों का मूल्यांकन करना है और शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो कौन कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? समूह में कार्य करें, बहुत अच्छी बात है, तो समूह पर कार्य करें। कक्षा में भागीदारी, अच्छी बात है, कक्षा में बच्चा भागीदारी करे। और पोर्टफोलियो, ठीक दोस्तों, पोर्टफोलियो क्या होती है? विद्यार्थियों द्वारा जो कार्य संपन्न किए जाते हैं, विद्यार्थियों द्वारा जो संपन्न कार्य के, मतलब जब बच्चा कोई कार्य अपनी पूरी क्षमता के अकॉर्डिंग करता है और उसको डिपॉजिट करता है, मतलब सारे प्रयास कर लेता है, उस अपना सब्जेक्ट अच्छा, जो लिखने का तरीका है वो बहुत अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छा करता है, वो क्या है? पोर्टफोलियो कहलाता है। तो अच्छी बात है, बच्चे ने अपनी पूरी कोशिश की है आंसर अच्छा बनाने के लिए, समूह में कार्य कर रहा है, कक्षा में भागीदारी कर रहा है, पोर्टफोलियो भी हो रहा है, और यहाँ पर प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन क्या है? चारों ऑप्शन बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो चारों ऑप्शन क्या है? ये सही है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर भाषा और संज्ञानात्मक विकास दोनों की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। सही कह रहा है कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास, जो संज्ञानात्मक विकास पर है, तो भाषा एक बहुत बड़ा रोल होता है भाषा का, तो भूमिका इम्पॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो हम ऑप्शन नंबर ए पर यहाँ पर पॉजिटिव आंसर मान के चलते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। बी क्या कह रहा है? भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत है बी। सी क्या है? भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करता है, ये भाषा क्या बाधा उत्पन्न कर रहा है? ये भी गलत बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी, भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रिया है। तो स्वतंत्र तो प्रक्रिया नहीं यहाँ पर बोलेंगे, बट इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर ए है वो ज़्यादा अच्छा है इससे, कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है, तो यहाँ पर एक दूसरे से कोरिलेटेड है भाषा और संज्ञानात्मक विकास। और यहाँ पर इन्होंने कहा स्वतंत्र की बात बोली है कि भाषा स्वतंत्र, संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र, इन दोनों के एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्या कह रहा है? निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया है। तो किसे दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम जो 2016 बनाता है, किसे दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम को बढ़ावा दिया है। तो दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता। और भी क्या कह रहा है? दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागमन में भेदभाव। तो यहाँ पर भेदभाव की बात होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर दिव्यांगजन के लिए विशिष्ट शिक्षा, ये विशिष्ट शिक्षा की बात कर रहा है, स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अलग से शिक्षा नहीं दी जाती, यहाँ पर समावेशी शिक्षा चल रही है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए में विशिष्ट शिक्षा की बात हो रही है इसलिए गलत, बी भेदभाव ये इसलिए गलत, तीसरा दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार से बेदखली, तो डिसएबिलिटीज़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सी नंबर भी गलत हो गया। ए बी सी तीनों रॉन्ग। अब चलते हैं 4 में, जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। ठीक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम को बढ़ावा दिया है। तो जीवन के सभी क्षेत्र में समानता, जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता, हाँ यहाँ पर समानता की बात कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में
समान शिक्षा हो, सभी बच्चों को समान नज़रिए से देखा जाए और गैर भेदभाव, ठीक, इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। यहाँ पर गैर भेदभाव मतलब भेदभाव नहीं करना है, ठीक दोस्तों, सभी को बराबर मानना है और भेदभाव नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर जो 17 कह रहा है, क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरतें को पूरा करने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी की ये बात सही कह रहा है। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। तो समावेशी शिक्षा सभी प्रकार के बच्चों के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बनी हुई है, समूह पर प्रत्येक विद्यार्थी की। तो हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक करते हैं। केवल बी क्या करें, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थी, ये गलत। सी केवल दिव्यांग विद्यार्थियों को, ये भी गलत। डी केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए, तो ये भी गलत। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, गुणज वैकल्य। अब ये आ गया डिसकैलकुलिया। तो यहाँ पर एक मैथ से संबंधित क्वेश्चन होता है। डिसकैलकुलिया बात कर रहा है मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी है। तो ये कैलकुलिया, यहाँ पर हम लोग यहाँ से ट्रिक मारेंगे कि गुणज या कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट हम लोग करते हैं, कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो कैलकुलिया की बात है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिखा है क्या, गणितीय गणना। गणितीय गणना आ रहा है यहाँ पर, देखो कैलकुलेशन। तो हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक करते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर कौन सा बाधा उत्पन्न कर रहा है, कार्यों और दत्त कार्यों को छोटा, आसानी से प्रबंधित चरणों में विभाजन करना। तो ये तो बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। ओके दोस्तों, ये तो और हेल्प कर रहा है बच्चे को सीखने पर। तो इस भी क्या कह रहा है, अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना। यहाँ पर जो हतोत्साहित की बात कर रहा है कि अभिव्यंजक भाषा कौशल के समर्थन के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना। तो हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे। सी पर क्यों नहीं करेंगे, मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीतियों का उपयोग करना। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो अभ्यास भाषण और भाषा विकार वाले, जो यहाँ पर किस टाइप के स्टूडेंट हैं, जो अभ्यास भाषण मतलब कि पढ़ने में दिक्कत होती है इनको, और भाषा विकारों बोलने वगैरह में, इस टाइप के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ये बाधा उत्पन्न नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी बाधा उत्पन्न कर रहा है, बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभिव्यंजक भाषा कौशल के समर्थन करने, दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बाधा उत्पन्न कर रहा है। सी हेल्प कर रहा है। सी क्या कह रहा है, मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीति का उपयोग करना है। तो यहाँ पर एक पूर्व नियोजित रणनीति का उपयोग करने की बात कर रहा है, तो ये हेल्प कर रहा है। डी क्या है, कम कक्षा में श्रवण और दृश्य विकर्षणों को कम करना। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर हेल्प कर रहा है कि कक्षा में श्रवण और दृश्य विकर्षणों को कम करना। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को किससे बचना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना, पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलेपन को अपनाना, तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना, इससे बचना चाहिए। एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना, इससे बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति देना, अच्छी बात है। पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलेपन को अपनाना, अच्छी बात है। और ऑप्शन नंबर डी उत्तेजक संवर्धन और यहाँ पर है प्रोवाइडिंग स्टिमुलेटिंग
इनरिचमेंट एक्टिविटीज़, उत्तेजक संवर्धन गतिविधियाँ प्रदान करना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी भी एक्टिविटी अच्छी है। ए, बी और डी ये सारी एक्टिविटी सही है, बट ये जो सी वाली है इससे बचना चाहिए। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना। तो ऑप्शन हम लोग यहाँ पर सी पर टिक करते हैं। इस सी से क्या है, बचना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, अभिकथन ए में किसी नए संप्रत्यय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर किसी नए संप्रत्यय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं कथन कारण 2 क्या कह रहा है। शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ जो कथन और कारण है, जो क्वेश्चन है, ठीक, तो अभिकथन में ये बोला गया कि हम जैसे कोई एक टीचर होता है कि एक नया टॉपिक बच्चों को समझाने के लिए लाता है। तो जब नया टॉपिक शुरू करता है तो टीचर का काम होता है कि उस नए टॉपिक को बच्चों के पूर्व नॉलेज से जोड़ दे। तो बच्चों को जो पहले सीखा हुआ होता है उससे वो टीचर क्या करता है, जोड़ता है। तो मतलब बैक नॉलेज से जाता है और प्रेजेंट पर आता है, तो बच्चों को समझ में अच्छा आता है क्योंकि एक नॉलेज से दूसरे नॉलेज से एक तुलना कर करके उसको जोड़ देता है टीचर। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन अभिकथन ए है तो ये बोल रहा है कि पूर्व नॉलेज से बच्चे को जोड़ने काम कर रहा है कि बच्चे को समझ में आसानी से आए। और जो कारण है, कारण में यहाँ पर शारीरिक दंड की बात बोल रहे हैं। शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों, ये कारण नहीं है। कारण हमारा ये था कि ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि बच्चे को जल्दी से समझ में आ जाए। तो ये कारण शारीरिक दंड की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो जो कारण है वो कारण है कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए और इंटरटेनमेंट, जैसे मतलब कि बोरिंग टाइप की क्लास ना हो। ठीक दोस्तों, तो अभिकथन ए तो सही है, पर जो आर है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये चीज़ है। तो हम चलते हैं अब ऑप्शन नंबर ए पर। क्या है, ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है, ऐसा नहीं है। ए और आर दोनों सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। हाँ, आर सही व्याख्या नहीं कर रहे क्योंकि हम आर के अकॉर्डिंग ए की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, वो विद्यार्थियों के बीच डैश पैदा कर सकता है। ठीक दोस्तों, विद्यार्थियों में क्या पैदा कर सकता है। अब ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, महारत के लिए सराहना, तो ये नहीं है। कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, तो ये नहीं है। महारत के लिए सराहना नहीं, नवाचार की इच्छा नहीं, सीखने की अभिप्रेरणा नहीं, अन्वेषण मतलब रेजिस्टेंस टू एक्सप्लोर, अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। ओके दोस्तों, तो जो क्वेश्चन कह रहा है, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों के बीच जो महारत के लिए सराहना की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, सही कह रहा है, ये पॉजिटिव आंसर हो जाता है। नवाचार की इच्छा तो ये भी पॉजिटिव आंसर है। सीखने की अभिप्रेरणा, ये भी, मतलब ए बी सी ये सारे पॉजिटिव आंसर। बट यहाँ पर जो अन्वेषण के लिए यहाँ पर प्रतिरोध शब्द आ गया, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रॉन्ग हुआ है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो 23 है कि ये क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है, इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो कथन है और कारण है, यहाँ पर चर्चा हो रही है कि विद्यार्थियों को जो विभिन्न प्रकार के अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना चाहिए, ये बात की जा रही है। और आर क्या कह रहा है, कारण क्या है यहाँ पर, एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है।
तो यहाँ पर जो व्याख्या कह रहा है वो सही कह रहा है कि फिर से देखते हैं कथन क्या है। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। सही कह रहा है कि कहाँ कहाँ पर करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने के लिए, अधिगम की रणनीति को बनाए रखने के लिए उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है ऐसा करने से। यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब करना है, कहाँ करना है और क्यों करना है, तो बी आर क्या है, सही व्याख्या कर रहा है। अब हम ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या ए और आर दोनों सही है। हाँ सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर जो 24 कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है। कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है जिसमें अधिसंज्ञानात्मक कौशल हो। तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। कोई भी समस्या होती है उसको हल करने के लिए स्वयं सेल्फ द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, यही है अधिसंज्ञानात्मक। ऐसी एक्टिविटी क्या कहलाती है, अधिसंज्ञानात्मक कहलाती है। इसको अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या होती है, मेटा कॉग्निटिव स्किल। तो ये जो है किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना ही अधिसंज्ञानात्मक कौशल कहलाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो क्या है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। एक शिक्षिका क्या अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें। ऑक्सीकरण अपचयन जो केमिस्ट्री पर होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन। तो यहाँ पर एक शिक्षिका क्या कह रही है, अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। तो कौन सा उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए है, तो यहाँ पर किस टाइप क्वेश्चन होने चाहिए, ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें, ये क्वेश्चन है। दूसरा तो हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे। दूसरा क्या है, डीएनए के घटक और संरचना क्या है। तो यहाँ पर घटक क्या क्या है, संरचना की ये बात कर रहा है। तो ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें, यहाँ पर एक विचार किया जा रहा है कि कैसे हल करना है। ठीक, इसमें थॉट करना है, विचार करना है तुम्हें। और यहाँ पर तो बी वाला जो है वो तो एक रटना वाला काम होगा। डीएनए के घटक और संरचना क्या है, सूर्य के सबसे निकट कौन है ना, कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन हो जाते हैं। राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो बी सी डी एक नॉर्मल क्वेश्चन है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। यदि अधिगम को सार्थक बनाना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को करना चाहिए पाठ्यचर्या सामग्री को रट कर याद, हटा दो इसको, ऑप्शन नंबर ए तुरंत, रटने वाली कोई बात नहीं। व्यवहार अनुकूल के लिए उत्तेजना प्रक्रिया संघ को नियोजित करना, उत्तेजना प्रक्रिया संघ को नहीं नियोजित करना है, ये भी हटा देते हैं हम लोग। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अक्सर उपयोग करना। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए, हमेशा प्रेरित करने के लिए क्या मूर्त पुरस्कारों का, यहाँ पर पुरस्कार नहीं देना है, पुरस्कार का लालच नहीं देना है, ना दंड देना है, ना पुरस्कार देना है, बच्चों को समझाना है। डी क्या कह रहा है, अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करना। हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी, ऐसा माहौल होना चाहिए क्लास में कि अनुभव पर चिंतन हो, मनन हो। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा, मुझे अब जवाब पता है
इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति ने विद्यार्थी की मदद की है। तो अब जैसे कोई क्वेश्चन बच्चा नहीं कर पा रहा है तो टीचर उसका आंसर नहीं बताता है, टीचर बस उसको एक थोड़ा सा डायरेक्शन देता है, उसको सरल भाषा में समझा देता है। तो इस टाइप की एक्टिविटी जो कहलाती है, वो जो समझाने का यहाँ पर जो सिस्टम है, जो समझाने का तरीका है, वो मौखिकीकरण होता है। क्या दोस्तों? मौखिकीकरण। इस टाइप पर यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन आंसर लगाएंगे वो मौखिकीकरण है। वो कार्यात्मक स्थिरता नहीं है, स्मृति सहायक विधि नहीं है, अनुक्रिया समुच्चय नहीं है। यहाँ पर जो समझाया गया बच्चों को वो मौखिकीकरण के माध्यम से समझाया गया है, और हम ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पर टिक करते हैं। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम 28 पर। 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है कि भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कह रहा है? भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। भ्रांतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जाता है। हाँ, सही कह रहा है। भ्रांतियाँ कुछ संप्रतियों के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरण की विशेषता है। ये भी सही कह रहा है। तीसरा, भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की क्षमता को दर्शाती है। तो अक्षमता नहीं, क्षमता को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे कि ये कथन सही नहीं है। अब डी पर क्या है? भ्रांतियाँ बच्चों के अपने आसपास देखी जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में उनके सहज ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक दोस्तों, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बी डी ये सारे क्या सही है, बट जो अक्षमता की बात कर रहा है सी में, इसके अकॉर्डिंग वो क्या है? कथन सही नहीं है भ्रांतियों के लिए। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। और एक दो क्वेश्चन बाकी हैं, बाकी दोस्तों जल्दी ख़त्म करते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो कौन सा करता है? चिंता, बोरियत, भय और आशा। तो निम्नलिखित में से संवेग अधिगम को, यहाँ बात हो रही है किसकी? संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से कौन प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, सकारात्मक, यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट लर्निंग की बात हो रही है। यहाँ पर भय नहीं डालना बच्चों में, बोरियत नहीं डालना, ठीक, और चिंता भी नहीं डालना। किसी प्रकार के बच्चों में चिंता नहीं आनी चाहिए, भय भी नहीं होना चाहिए, बोरियत नहीं महसूस होनी चाहिए बच्चों को। हाँ, एक आशा होनी चाहिए बच्चों पर। एक आशा जागृत करेगा टीचर कि हाँ, इस बार तुमने नहीं सही किया है, एक बार फिर ट्राई करो। फिर भी गलत करता है, फिर हम बच्चों को एक पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे कि हाँ, आशा रखो, अगली बार से सही करोगे। तो इस टाइप की हम पॉजिटिव एनर्जी बच्चों पर बनाए रखते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, होप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? 30 कह रहा है कि किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है। तो यहाँ पर प्रेरित करने की बात हो रही है भविष्य में। किसी कार्य में विफलता, कोई बच्चा है किसी भी कार्य में विफल हो गया, अच्छे नंबर नहीं ला पाया या कार्य नहीं कर पाया, निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने के लिए संभावना है। कि हम उसको आशा प्रकट करेंगे, आश्वासन देंगे कि हाँ ठीक है, तुम अगली बार से अच्छे करना, अगला प्रयास करो, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा काम होगा। तो यहाँ पर कैसा सेंटेंस है? अब सेंटेंस बताते हैं क्या क्या हो रहा है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और बुद्धिमत्ता स्थिर है। तो यहाँ पर बुद्धिमान नहीं हूँ ऐसा बच्चा जब बोलेगा तो वो तो और कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो ये नंबर गलत। मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। सही कह रहा है, बच्चे ने इस बार थोड़ा अपना सही समय का यूज नहीं किया। बच्चे इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं कर पाया है, नहीं किया है उसने, बट हाँ वो ऐसा करने में सक्षम है। ऐसी एनर्जी बच्चों के अंदर होती है और ऐसी एनर्जी एक टीचर का काम होता है, ऐसी एनर्जी बच्चों के अंदर डाले। ठीक, तो हम ऑप्शन नंबर बी पर यहाँ टिक करते हैं। सी पर क्यों नहीं करेंगे? सी पर कह रहा है कि शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उसकी धारणाओं को नहीं बदल सकता। तो ऑप्शन नंबर ये पक्षपाती वाली बात हो जाती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। डी क्या है? यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और
और मेरा अशुभ दिन, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता कि ये सब नेगेटिव आंसर है कि मंगल करो पड़ती है मंगलवार, तो ऐसी भावना नहीं जागृत करनी है। ओके दोस्तों, तो हम ऑप्शन नंबर बी पर यहाँ पर टिक करेंगे, बी ही इसका आंसर है। ओके दोस्तों, तो आज हम लोगों ने कितने पूरे 30 क्वेश्चन किए हैं और सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम जल्दी एक नए वीडियो के साथ फिर आते हैं और जो एग्ज़ाम पर आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं के साथ आते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार और सभी लोगों का धन्यवाद।